नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आइए आज थोड़ा आराम से चलेंगे क्योंकि आज हमको पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित अगला वीडियो जो कि शिक्षक भर्ती के लिए है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक 8वां वीडियो नंबर है। बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य इस वीडियो में हमको पढ़ना है। तो बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य इतना लंबा पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर बुद्धिमत्ता क्या है, बुद्धि क्या है। अगर उसको हम समझ पाएंगे तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि उसका समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, समालोचनात्मक आयाम क्या होता है। तो बुद्धिमत्ता पहले समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज देखिए। बुद्धिमत्ता और बुद्धि कोई अलग चीज नहीं है। बुद्धिमत्ता बोले, बुद्धि बोले, दिमाग बोले, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में तेरे पास बुद्धि नहीं है, तू गधा है, इस टाइप के जो शब्दों का प्रयोग होता है वो बुद्धिमत्ता के लिए ही लेकर के होता है। तो वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तत्वों को समझने, यानी किसी चीज को समझने, जैसे पेपर है, पेपर में क्या लिखा है उसको समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है बुद्धिमत्ता, यानी इंटेलिजेंस कहलाती है। यानी बुद्धिमत्ता के विषय में अगर मैं बात करूं तो वस्तुओं के बारे में जान पाने की क्षमता, तथ्यों के बारे में जान पाने की क्षमता, साथ ही साथ एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ने की क्षमता जो है बुद्धिमत्ता है। अगर मैं आपसे एक बहुत सामान्य सा बात कहता हूं कि इस बार सरगुजा क्षेत्र में, या फिर इस बार छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में, या फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अच्छी फसल नहीं हुई है। फसल जो थे वो पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से मर गए। अगर ऐसा मैं कहता हूं तो आपका दिमाग अगर फट से क्लिक करता है कि अगर पानी की कमी की वजह से मर गया फसल, इसका मतलब उस क्षेत्र में सूखे की समस्या होगी, अर्थात बरसात अच्छी तरीके से नहीं होगा। यानी एक तथ्य तो आपके पास ये आया कि सूखे पानी की समस्या, पानी की कमी की वजह से फसल मर गए, और दूसरा तथ्य आप उसको जोड़ पाए कि उस क्षेत्र में सूखे की समस्या होगी तभी पानी की कमी हुई। अगर ऐसा कनेक्शन आप बैठाने में सक्षम हैं तो आपके पास बुद्धि है, आप इंटेलिजेंस हैं, यानी बुद्धिमत्ता आपके पास है। अगर ऐसा आप कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे, ठीक है, फिर से समझाता हूं, वह मानसिक स्थिति, क्योंकि ये पॉइंट समझ गए तो सब कुछ समझ गए, वह मानसिक स्थिति जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, उससे आपसी संबंध खोजने, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है, बुद्धिमत्ता कहलाती। क्लियर है। यानी दो तथ्यों को जोड़ पाना, वस्तुओं को समझ पाना, एक तरीके से आपके पास अगर समझ है तो वही आप बुद्धिमान है। अर्थात बुद्धिमत्ता समझदार निर्णय लेने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता है। बुद्धि को बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। बुद्धिमत्ता एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के बोलचाल की भाषा में करते ही हैं। तेजी से सीखने, समझने, अच्छे स्मरण, तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की बात कहते हैं कि इसका बुद्धि ठीक है। यानी अच्छा समझ, अच्छा स्मरण और तार्किक चिंतन, ये सब बुद्धिमत्ता के लक्षण है, कुल मिला के कहना ये चाहता। अब देखते हैं बुद्धिमत्ता के गुण। पहला गुण देखते हैं बुद्धिमत्ता समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता मतलब, बुद्धिमत्ता का मतलब है कि आप समायोजित कर पा रहे हैं। अगर मैं इतना ही बोलूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समायोजन की योग्यता से संबंधित एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप एक व्यक्ति हैं, चलिए इस तरीके से हैं और आप इस दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे एक रोड है, इस रोड से कोई ट्रक ऐसे आ रही, ट्रक इधर से इस गति से आ रही, आपको इधर पार होना है, ट्रक को इधर पार होना है। अगर आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट ऐसा कुछ बना हुआ है, अगर रेड लाइट होगी तो ट्रक रुक जाएगी, फिर आप पार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि भाई ट्रक रुकेगी नहीं रुकेगी, रेड लाइट है, वैसे ही आप पार हो जा रहे हैं, मतलब आप उस ट्रक के लिए ग्रीन लाइट है फिर भी आप पार हो जा रहे हैं, आपके लिए रेड लाइट है, रेड लाइट मतलब रुकना, रेड लाइट है फिर भी आप पार हो जा रहे हैं, ट्रक के लिए ग्रीन लाइट है, आपके लिए रेड लाइट है तो भी आप पार हो जा रहे हैं। इसका मतलब आप बुद्धिमान नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी लाइट की बात ही नहीं है, कोई ग्रीन लाइट, कोई ब्लैक लाइट, कोई रेड लाइट, कोई ग्रीन लाइट, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आपको इधर से पार होना है, इस पार से इस पार जाना है।
अब ट्रक कितनी गति से आ रही है, आप पार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस चीज को आप समायोजित कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नियोजित कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं। यही एक गुण बताया गया है कि बुद्धिमत्ता का एक विशेष गुण है समायोजन की क्षमता। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि आप इसको पार करें और ट्रक भी आपके ऊपर से पार हो जाए और आप सीधे पार हो जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तब आपको लोग क्या बोलेंगे, वो बेवकूफ आदमी था कि ट्रक आ रहा था और वो उसी बीच से वो पार हो रहा था। लोग बोलेंगे आपके मरने के बाद, क्योंकि आप तो गए, आप तो सुन नहीं सकते, लेकिन बोलेंगे। और हालांकि आप इसमें पार हो जाएंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे बुद्धिमान लड़का है जो पार हो गया, वो अलग बात है, लेकिन बेवकूफ था ये बोलेंगे। इसका मतलब आपके पास क्या था, बुद्धि की कमी थी, आपके पास समायोजन की क्षमता नहीं थी। क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। बुद्धिमत्ता सीखने की योग्यता है। अगर आप नई नई चीजें सीखने में वो करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, आप जल्दी सीख जाते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना, जैसे मोबाइल चलाना, जैसे दौड़ना, जैसे कि पेड़ों से फल तोड़ना, ये सब सीखने की एक कला है, हर चीज एक एक कला है। तो बुद्धिमत्ता सीखने की योग्यता है। बुद्धिमत्ता अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है। अमूर्त चिंतन का मतलब कि अमूर्त चिंतन मतलब जो है नहीं उस चीज के विषय में चिंतन करना। मूर्ति और अमूर्ति दो चीजें। मूर्त मतलब जो चीज आपको दिखाई दे, अमूर्त जो चीज आपको दिखाई न दे। जैसे अगर आप सोच पा रहे हैं आप एक घर बनाना चाह रहे हैं और घर बनाने के विषय में आप सोच पा रहे हैं कि घर ऐसा होगा, यहां से एंट्री होगी, इस तरीके से यहाँ पे बेडरूम होगा, वहां पे इस तरीके का कलर, इस तरीके का पंखा लगेगा, इस तरीके का कूलर, यहाँ पे खिड़की हम छोड़ेंगे। तो ये चीज एक्चुअल में दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके दिमाग में अगर चल रहा है, आपके दिमाग में दिख रहा है, जैसे मेरे दिमाग में दिखता है, तो क्या मैं बुद्धिमान हूं? बिल्कुल। मेरा एक लक्षण यही हो सकता है कि मैं अमूर्त चिंतन कर सकता हूं। खासकर जब गणित की बात आती है, गणित में मैंने पढ़ाया भी होगा, गणित की बात आती है तो मूर्त से अमूर्त की ओर की अवधारणा, रचनावादी सिद्धांत आदि जब आप पढ़ते हैं, तो यदि वैसे करके आप सीखे हैं, सभी सीखते हैं, तो फिर आप बुद्धिमान हैं। एक अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। बुद्धिमत्ता समस्या को हल करने की योग्यता है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमत्ता बालक को जन्मजात समाज में रहकर ही होता है, यानी समाज से उसको बुद्धिमत्ता मिलती है। बुद्धिमत्ता में आत्म अवलोकन की क्षमता भी पाई जाती है, यानी मैं कितना क्षमतावान हूं या आप कितना क्षमतावान है, अगर आप बुद्धिमान हैं तो खुद से अवलोकन कर सकते हैं। और कहा जाता है कि एक तैराक से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वो नदी को तैर के पार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता को सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई जानता है तो वही जानता है, यानी तैराक ही जानता है कि मैं कितना मतलब कितनी मेरी क्षमता है। तो बुद्धिमत्ता जो है आत्म अवलोकन की भी क्षमता करता है, जिससे लोग डिसीजन भी लेते हैं कि भाई ये काम मेरे लायक नहीं है, मैंने ये काम करके देखा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, CGPSC का प्रिपरेशन करते हैं। जब CGPSC का प्रिपरेशन करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करते हैं, फिर उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं मेरे पास इतनी क्षमता नहीं कि मैं CGPSC निकाल सकूं, तो क्या करते हैं, अपने ट्रैक को चेंज करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, व्यापम वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और यहां से भी अगर ट्रैक को चेंज करते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं और वहां खेती बाड़ी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, छोटे मोटे ठेकेदार बन जाते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। तो इस तरीके का आत्म अवलोकन से ही व्यक्ति ये जान पाएगा कि मेरी क्षमता कितनी है। यदि वो आत्म अवलोकन करने में सक्षम है, इसका मतलब वो बुद्धिमान है। बुद्धिमत्ता सभी प्रकार की योग्यताओं का सार है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। संभावित है समस्या को हल करने की योग्यता को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? देखिए ये बुद्धिमत्ता के लक्षण से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे बुद्धिमत्ता समस्या को हल करने की योग्यता है, ऐसा पूछा गया, ऐसा इसका जो गुण है वो बताया गया है, और यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछा गया है अभी। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता का गुण नहीं है, और उसमें दे दे बुद्धिमत्ता समायोजन की योग्यता है, बुद्धिमत्ता सीखने की योग्यता, बुद्धिमत्ता मूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धिमत्ता समस्या को समाधान करने की योग्यता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, बुद्धिमत्ता मूर्त चिंतन की अवस्था की योग्यता है। ये क्या हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। कौन सा नहीं है, मतलब यही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमूर्त चिंतन की योग्यता लिखी गई है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से बिल्कुल देखना है और समझ समझ के चलना है। तो क्या हुआ इसका उत्तर, समस्या को हल करने की योग्यता को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो बुद्धिमत्ता कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं बुद्धि से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। देखिए, एबीओ का एक पेपर हुआ था, एबीओ में भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग अगर मास्टर डिग्री कर लिए होंगे और बीएड होगा, बीएड तो हो गई मास्टर डिग्री किए होंगे तो आप एबीओ का फॉर्म जरूर भरेंगे, क्योंकि इसका भी फॉर्म आने वाला। जब एबीओ के पेपर में 2013 में इसका पेपर हुआ तो 2013 में एबीओ के पेपर में परिभाषाओं को उठा करके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। और सहायक शिक्षक शिक्षक में भी, आपका जो कोर्स चल रहा है शिक्षक में भी परिभाषाओं से संबंधित एक दो प्रश्न पूछे गए हैं कभी कभी। तो परिभाषाओं को भी ध्यान से पढ़ना अति आवश्यक है, और खासकर वो परिभाषाएं जिन परिभाषाओं के विषय में बहुत सारे और प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन विचारकों के विषय में और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो परिभाषाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगर आपसे पूछ लेगा कभी प्रश्न कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, इसको किसने कहा था, या फिर ये किसका कथन है, किसने बुद्धि के विषय में परिभाषा दी, ऑप्शन दे देगा वुडवर्थ, डियरबोर्न और एक दो सीट एक्सल, इस टाइप से नाम दे देगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। अब देखते हैं डियरबोर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। थार्नडाइक, विशेषकर थार्नडाइक के विचार को बार बार पूछा जाता है बाल विकास में, तो इसको ध्यान से एकदम एक नाम तो एकदम हमेशा थार्नडाइक के विषय में कुछ भी आएगा तो उसको याद से पढ़ लेना है। बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। बकिंघम ने कहा बुद्धि अधिगम यानी सीखने करने की योग्यता है, यानी अधिगम करने यानी सीखने की योग्यता है। फिर थ्रस्टन ने लिखा बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। स्पीयरमैन का भी विचार बार बार पूछा जाता है। स्पीयरमैन ने लिखा कि बुद्धि तार्किक चिंतन है, और बर्ट ने लिखा कि बुद्धि से तात्पर्य भली प्रकार निर्णय लेना, भली प्रकार अवबोध करना तथा भली प्रकार तर्क करना है। तो ध्यान रखिए 7 परिभाषाएं मैंने बताई, 1 से लेकर के 7 परिभाषा। ये 7 परिभाषा जो है केवल 7 परिभाषा नहीं है, 7 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी ये परिभाषाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप पढ़ें, लेकिन ये परिभाषाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें फिर से मैं बोल दूं कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर से संभवतः नहीं पूछे जाएंगे। आप 90 से 95% जो प्रश्न होगा, अगर मैं 95% से अधिक भी बोलूंगा तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सेफ साइड लेके बोल रहा हूं कि 90 से 95% प्रश्न। अगर 30 प्रश्न बाल विकास से पूछेगा तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि 27 से अधिक प्रश्न यानी 27 प्लस प्रश्न जो होंगे मेरे पढ़ाए हुए से आएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। और ये बात केवल और केवल मैं हवाबाजी में नहीं कह रहा हूं, ये बात आप देख सकेंगे जब आपका एग्जाम होगा। तो बिल्कुल बस ध्यान से पढ़ना है कि जितना पढ़ा रहा हूं उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये 7 परिभाषाएं आपके लिए 7 प्रश्न हैं। इन 7 परिभाषाओं को आपको याद रखना है। और मैंने कहा था कि एबीओ में बार बार पूछा है और शिक्षक में भी पूछा है कहीं कहीं परिभाषा से प्रश्न। आइए देखते हैं इसका एक प्रश्न। देखिए, सहायक शिक्षक 2019 में यही प्रश्न पूछा है, परिभाषा से संबंधित। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, किसने कहा था? गार्डनर ने, स्टर्नबर्ग ने, बीने ने या थर्स्टन ने? तो सही उत्तर अभी ही हमने पढ़ा है कि थर्स्टन ने ये बात कही थी। उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि ये वुडवर्थ ने क्या कहा, डियरबोर्न ने कहा, खासकर थार्नडाइक के सिद्धांत को बार बार पूछता है, स्पीयरमैन के सिद्धांत को पूछ सकता है। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन 7 के 7 परिभाषाएं आपको याद हो जाए तो ज्यादा सही है। क्योंकि देखिए, एक परिभाषा से प्रश्न 2019 में पूछा, हो सकता है आपसे दोबारा पूछ ले। आइए देखते हैं अगला एक प्रश्न। बुद्धि सीखने एवं अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, यह कथन किसका है? यह भी हमने अभी परिभाषा में ही पढ़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डियरबोर्न। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ही है, बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है, यह कथन किसका है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न में है। स्पीयरमैन, फ्रीमैन, बकिंघम या बर्ट? तो सही उत्तर क्या होगा? सी, बकिंघम ने यह बात कही थी। तो कुल मिलाके पूरा परिभाषा से संबंधित में 7 प्रश्न इसमें बन सकते थे, लेकिन एक प्रश्न तो आपको सहायक शिक्षक 2019 में ही पूछ लिया गया। इसके अलावा
बाकी प्रश्न फ्यूचर में पूछे जाएंगे। जो 2 प्रश्न मैंने संभावित प्रश्न बताए हैं वो संभावित प्रश्न आपसे आवश्यक रूप से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 7 जो परिभाषाएं हैं उसको याद कर लीजिएगा, थॉर्नडाइक, स्पेयरमैन, ये सबको जरूर अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि समस्त परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि की समस्त परिभाषाओं को देखते हुए परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, यह परिभाषा व्यक्ति के संपूर्ण वातावरण तथा पहलुओं के प्रति उसके समायोजन एवं सामंजस्य पर बल देता है। दूसरा, यह परिभाषा सीखने की योग्यता के बुद्धि के रूप में स्वीकार करता है। यानी परिभाषा यह मानता है कि अगर आपको सीखने की योग्यता है आपके अंदर तो आपके अंदर बुद्धि है। तीसरा जो वर्ग है, इस वर्ग में परिभाषाएं कहती हैं कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानती है। इस प्रकार से 3 प्रकार से बांट सकते हैं। अब देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सामाजिक बुद्धि, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि और तीसरा अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? व्यक्तियों को समझने और उसके साथ परस्पर व्यवहार करने की जो क्षमता होती है उसको सामाजिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि में सबसे पहला बोला सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में मतलब है कि व्यक्तियों को समझने और उसके साथ परस्पर व्यवहार करने की जो क्षमता है उसको सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे आप कुछ लोगों को आप देखते होंगे उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, या उसको थोड़ी सी छींक भी आ जाए तो बहुत सारे उसके चाहने वाले उसको क्या करते हैं, देखने आ जाते हैं। जैसे क्या हुआ है, थोड़ा सा बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, तो देखने उसके बड़ी दीदी आ गई, छोटी दीदी आ गई, उसका छोटा भाई आ गया और उसके भांजा भांजी लोग क्या बोले कि देखने आ गए, क्या कि मामा जी को बुखार हुआ है। आस पड़ोस के लोग आ गए कि देखने क्या हुआ है, मामा जी को बुखार हुआ है। लेकिन बुखार क्या है? बुखार एक क्या बात है, सामान्य सी बात है। लेकिन इतने लोग एक छोटे से सामान्य सी बात को देखने के लिए क्यों आ रहे हैं? उस व्यक्ति का हाल चाल पूछने उसको देखने क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसकी सामाजिक बुद्धि ठीक है, वो व्यक्तियों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है या जोड़ता है, उनके सुख दुख में जाता है। तो ऐसी बुद्धि को, अगर ऐसा किसी का नेचर है कि समाज में वो अच्छा बातचीत करता है, लोगों के साथ अच्छा संबंध रखता है, लोग उससे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर सामाजिक बुद्धि ज्यादा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, यही बोलेंगे आप। लेकिन अगर सामाजिक बुद्धि की कमी है, इसका मतलब क्या है? उसके पास दोस्तों की कमी होगी, उसके पास ऐसे लोग नहीं होंगे जो उसको मौका पड़ने पर उसका साथ दे सके, क्योंकि उसने भी लोगों के साथ काम चलाओ व्यवहार रखा है, तो लोगों ने भी उसके साथ काम चलाओ व्यवहार रखा है। यही सामाजिक बुद्धि है। थॉर्नडाइक के 3 बुद्धि के सिद्धांतों में सामाजिक बुद्धि पहला है। सामाजिक बुद्धि में कभी कभी आपसे हो सकता है कि पूछ दे इसी तरीके का प्रश्न, जैसा मैं एक उदाहरण में बताया कि व्यक्ति अगर लोगों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ, समाज से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है या समाज से जुड़ पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, या फिर उसके अंदर कौन सी बुद्धि का विकास ज्यादा है? तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर सामाजिक बुद्धि का विकास ज्यादा है। दूसरा देखते हैं, उसको कहा गया है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, वस्तुओं, यंत्रों अथवा औजारों के साथ व्यवहार करने की क्षमता, इसको मूर्त या यांत्रिक बुद्धि कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप वस्तुओं को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए एक बढ़ई हैं, आप औजार चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लकड़ियों को चीरा लगाना अच्छी तरीके से जानते हैं, आप उसको जोड़ना अच्छी तरीके से जानते हैं, टेबल बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर मूर्त या यांत्रिक बुद्धि है। यानी आप यांत्रिक बुद्धि कहने का मतलब क्या है? आपका बुद्धि यंत्र की तरह काम करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। सामाजिक बुद्धि है तो फिर वो सामाजिक बुद्धि वाला ही होगा, यांत्रिक बुद्धि है तो यांत्रिक बुद्धि वाला ही होगा, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार की बुद्धियां सभी लोगों के अंदर पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि भी, यांत्रिक बुद्धि भी है, अमूर्त बुद्धि भी। यांत्रिक को ही मूर्त बुद्धि बोलेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक यंत्रवत व्यवहार कर रहे हैं और एक चीज में पारंगत हो गए। जैसे आप इस रिमोट को बनाने का आपके पास क्षमता है, तो आप ये रिमोट बना रहे हैं, हमेशा रिमोट बना रहे हैं। किसी का रिमोट खराब हो रहा है तो बना रहे हैं, बस बनाया जा रहा है। कैसे मशीन कैसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है, यही तो मशीन है, यही तो यंत्र है, और ऐसे ही बुद्धि आपका काम कर रहा है।
ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, अमूर्त बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि का मतलब संकेत को, प्रतिबिंब को या शाब्दिक सामग्रियों को संबंध रखने की जो क्षमता है, यानी समझ पाने की क्षमता। जैसे मैं ऐसे लिख दिया, कुछ ऐसा लिखा, ऐसा, इसका मतलब क्या है, ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गलत और इसका मतलब है सही। अगर इस प्रकार की बुद्धि आपके पास है, अगर मैंने क्या यहाँ पे इस तरीके का चिन्ह लिखा तो कहीं पे लिखा क्या कि ये गलत है, ऐसा लिखा क्या, या फिर इस तरीके का चिन्ह लिखा तो कहीं पे लिखा क्या सही है। लेकिन ये केवल इशारा मात्र है, एक संकेत मात्र है, और ऐसे संकेत को अगर आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपके पास अमूर्त बुद्धि है। और बहुत सारे संकेतों को या फिर विभिन्न प्रकार के संकेतों को, विभिन्न प्रकार के इशारों को अगर आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे किसी व्यक्ति में, हर व्यक्ति में ये तीनों बुद्धियां तो विशेष तौर पे मतलब आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है कोई बुद्धि उसके अंदर कम हो या कोई बुद्धि उसके अंदर ज्यादा हो, बस यही फर्क होगा। नहीं तो तीनों प्रकार की बुद्धियां, चाहे वो सामाजिक बुद्धि हो, चाहे मूर्त हो या फिर अमूर्त बुद्धि हो, तीनों प्रकार की बुद्धियां उसके अंदर पाई ही जाएंगी। क्लियर है। अगर आपसे पूछा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा, तो उत्तर आपके पास उपस्थित है 3 प्रकारों में। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ए, बी, सी और डी करके ऑप्शन में पूछ दिया क्वेश्चन में, तो आपको पहले पता है कि पहला तो बेटे सामाजिक बुद्धि, दूसरा मूर्त या यांत्रिक बुद्धि और तीसरा अमूर्त बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धियां हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर। अब देखते हैं, थॉर्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि के विषय में पूछा है। थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि किसे कहा जाता है? तर्क शक्ति का अभाव या कमी, अर्थात किसी समस्या को हल करने की अक्षमता। थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि किसे कहा जाता है? अमूर्त बुद्धि मतलब सोचना, संकेतों को समझना, प्रतिबिंबों को समझना, इस प्रकार की चीजें। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया था, गलत या सही। ठीक है। चलिए, ये दोनों सिग्नेचर साइन ही है, जिसको आप समझ गए। मैं एक बार काट पीट किया तो गलत समझे, इसको किया तो सही समझे। वैसे ऐसा एक गेम भी होता है, बचपन में आप लोग खेले होंगे। कौन सा गेम? इस तरीके का, ऐसा 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 ऐसा, इसमें गोला वरना रहता है, गोला काट, ऐसा कुछ होता है। आप लोग खेले होंगे, जरूर खेले होंगे, तो जरूर मैसेज करके बताइएगा, मुझे भी प्रसन्नता होगी। वैसे मैं ज्यादा ये वाला खेल नहीं खेला हूँ। मैं कौन सा खेला हूँ जानते हैं? पेंसिल जीत खेला हूँ। ऐसे ऐसे, यहाँ पेंसिल रखा, यहाँ पेन रखा और ऐसे मारा, पड़ गया तो जीत गए। और क्या खेला हूँ? अंटा खेला हूँ, बाटी जिसको बोलते हैं। ये सब चीजें मैं खेल के बड़ा हुआ हूँ कि धूल में पले बढ़े हुए हैं मेरे आचरण, मतलब धूल में पला बड़ा। ठीक है। तो पहला प्रश्न इस थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि किसे कहेंगे, ये प्रश्न देखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है कि आपके एग्जाम के पेपर में भी देखने को मिले। तर्क शक्ति का अभाव या कमी, अर्थात किसी समस्या को हल करने की अक्षमता, ये तो नहीं है भैया, क्षमता ही होगी, ये बात तो कंफर्म है। दूसरा, संकेतों, प्रतिबिंबों या शाब्दिक सामग्रियों के संबंध रखने की योग्यता। हाँ बिल्कुल, यही, तभी तो ये गलत और सही को हम पहचान पाए, यही तो संकेत है, प्रतिबिंब है, तो ये बात तो सही हो गई, यही तो अमूर्त बुद्धि है। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, ऑप्शन सी, कि व्यक्तियों को समझने और उसके साथ परस्पर व्यवहार करने की क्षमता। इसको कौन सा बुद्धि बोलेंगे? इसी को तो बोलेंगे सामाजिक बुद्धि। यही तो है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी सामाजिक बुद्धि है। ऑप्शन बी आपका क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है। आइए अब देखते हैं आगे बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांत को समझते हैं और पढ़ते जाते हैं, क्या कहता है बुद्धि का सिद्धांत। यहां से प्रश्न फिर से पूछेगा, मैं बता रहा हूं, बुद्धि के सिद्धांत से फिर भी प्रश्न पूछते हैं। विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत देखते हैं, बीने का एक कारक सिद्धांत, यानी बीने कहता है कि एक कारण है, जो बुद्धि का सिद्धांत में एक ही कारक। आगे पढ़ेंगे। दूसरा, स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। तीसरा देखते हैं, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि अगर प्रभावित होती है या बुद्धि बनती है तो बहुत सारे कारकों से बनती है। फिर देखते हैं थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। उसके बाद थॉमसन का आदर्श प्रतिमान बुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। उसके बाद देखते हैं बर्ट और वर्नर का पदानुक्रमिक प्रधानता सूचक सिद्धांत, पियाजे का बुद्धि सिद्धांत, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत
और हैव एम कैटिल का आधुनिक बुद्धि सिद्धांत। कुल मिला के इतने बुद्धि सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। अब इतने बुद्धि सिद्धांत क्यों पढ़ने हैं? 4 4 8 10 बुद्धि के सिद्धांत क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि 10 बुद्धि के सिद्धांत में से आपसे क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा। और आपको कुल मिला के एग्जाम पास करना है। 10 बुद्धि का सिद्धांत पढ़ना पड़े, 12 बुद्धि का सिद्धांत पढ़ना पड़े, इंग्लिश में पढ़ना पड़े कि उर्दू में पढ़ना पड़े, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है? एग्जाम पास करना है। तो ये 10 बुद्धि के सिद्धांत बहुत हेवी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? 2 बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, बिने का एक कारक सिद्धांत और स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। फिर जब आप इसको पचा लेंगे तो दूसरा देखेंगे आगे वाली बात। चलें देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए, बीने का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया। इस बुद्धि के सिद्धांत को एक खंड सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए, यहां से 2 प्रश्न आपसे विशेष तौर पे देखने को मिल गया। पहला कि एकल कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया। चलिए, पहली बात हो गई। इसका दूसरा नाम क्या है? एक खंड सिद्धांत इसका दूसरा नाम है। 2 बात हो गई। इस सिद्धांत के समर्थक बीने के अलावा जो थे टर्मन और स्टर्न थे। अब यहां से देखिए, कुल मिला के 3 प्रश्न आपके बन गए इसी एक लाइन से। ध्यान रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, मैं बताया हूं कि बाहर से प्रश्न नहीं पूछेगा। फिर से मैं कमिटमेंट अपना बता दूं कि 90 से 95% प्रश्न आपको केवल और केवल यहीं से देखने को मिलेगा, बाल विकास में। चलिए देखते हैं। ये 3 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ध्यान तो हर चीज रखना है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बीने ने एकल कारक सिद्धांत दिया बुद्धि का, और बुद्धि के इस सिद्धांत को एक खंड सिद्धांत भी कहा जाता है। कोई डरने वाली बात नहीं है। टर्मन और स्टर्न 2 नाम याद रखने हैं जो यही एकल कारक बुद्धि के सिद्धांत को मान्यता देते हैं, या उनको लगता है कि हाँ, जो बीने कह रहा है, बीने कौन है? बीने एक आदमी है, जो कह रहा है वो सही कह रहा है। बस जैसे आप लोग कहते हैं घर वर में, चाहे कहीं मीटिंग वीटिंग होता है, कहीं पे पंचायती होता है, तो लगता है कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो 2-4 लोग बोलते हैं हाँ हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। वैसे ये 2 लोग थे, टर्मन और स्टर्न, इसके अगल बगल चलते थे और बस ये जो बोलता था उसी को बोलते थे हाँ ये सही है, सही, बस, और बाकी कुछ। ठीक है, तो बीने ने क्या कहा? बीने ने कहा, जो भी कहा, एक लाइन से 3 प्रश्न। इसके अनुसार बुद्धि एक इकाई है, एक यूनिट है। बुद्धि सर्वशक्तिशाली मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है। यानी बीने मानता है कि बुद्धि के बिना व्यक्ति का कोई भी काम नहीं हो सकता। हर काम बुद्धि से ही चलता है, चाहे वो शरीर का चलना हो, चाहे मस्तिष्क का चलना हो, सब चीजें बुद्धि से ही चलती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण हो जाता है तो अन्य क्षेत्र में भी निपुण हो जाता है। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति चावल बनाना जानता है और बोले बीने को जाकर के बोलता है कि मैं चावल बनाना जानता हूं, तो बीने क्या मानेगा? जब ये चावल बनाना जानता है तो ये दाल बनाना भी जानता होगा, ये सब्जी बनाना भी जानता होगा, ये पापड़ भूनना भी जानता होगा, ये बकरा बनाना भी जानता होगा, ये मुर्गा बनाना भी जानता होगा, ये सारी चीजें जानता होगा। क्यों? क्योंकि बीने के सिद्धांत की मान्यता ही है कि एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में विशेष में निपुण हो जाए, माने चावल बनाने में निपुण हो गया तो अन्य क्षेत्र जैसे दाल बनाने में भी निपुण हो जाएगा। इस सिद्धांत के समर्थकों ने निर्विवाद रूप से स्पष्ट किया कि बुद्धि की व्याख्या एक कारक के द्वारा की जा सकती है। एक कारक को ध्यान में रखते हुए बीने ने बुद्धि की व्याख्या निर्णय देने की योग्यता, टर्मन ने विचारने की योग्यता और स्टर्न ने नवीन परिस्थितियों में समायोजन रखने की योग्यता के रूप में की, परंतु इस सिद्धांत को समर्थन प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है तो दूसरे क्षेत्र में भी निपुण होगा। ये तो सामान्य सी बात है। किसी को बोलो कि भैया तुम रोटी बना लेते हो तो हाँ, फिर चीला बना लेते हो तो हाँ, फिर और भी कुछ चीजें बना लेते हो, तो हर क्षेत्र में थोड़ी जानकारी है, उसको तो सीखता है। लेकिन अब बीने का ये विचार है तो है भैया, अगर प्रश्न पूछेगा तो बनाना ही है। 4-5 प्रश्न यहीं से आपसे पूछ सकता है। देखते हैं संभावित प्रश्न। बीने के एकल कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछे कि कभी कभी आपसे पूछेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और पूछ देगा बीने, अल्फ्रेड बीने का तो नाम ही नहीं लिखेगा, अल्फ्रेड बीने का तो कोई नाम ही नहीं लिखेगा, इस सब का नाम लिखेगा टर्मन और स्टर्न का। अल्फ्रेड बीने कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो टर्मन और स्टर्न को भी आप सही मानेंगे क्योंकि उन्होंने समर्थन किया था।
अब आगे देखते हैं, अब स्पेयरमैन का देखते हैं। हमको 10 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने हैं। अभी हमने बीने का सिद्धांत देखा, अल्फ्रेड बीने का। अब देखते हैं स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। स्पेयरमैन के अनुसार बौद्धिक योग्यताओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग जो है वो सामान्य तत्व या योग्यता का वर्ग, दूसरा वर्ग जो है विशेष तत्व या योग्यताओं का वर्ग। सामान्य तत्व और योग्यता को क्या बोलते हैं? जी फैक्टर। विशेष तत्व यानी स्पेशल एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एस फैक्टर। सामान्य योग्यता सभी बौद्धिक कार्यों में पाई जाती है, किंतु विशिष्ट योग्यता की किसी कार्य के लिए विशेष रूप से आवश्यक होती है। अभी समझा दूंगा, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेयरमैन का भी याद हो जाएगा। उसका जैसे याद हो गया ना, चावल बनाना जानता है तो दाल बनाना भी जानता होगा, याद हो गया आपको। बीने वाला, अल्फ्रेड बीने वाला, टर्मन और स्टर्न, 2 नाम भी याद हो गए होंगे कि उसी एकल बुद्धिकारक सिद्धांत वाला वही 2 लोग और थे उसके सहायक जो ऐसे ऐसे साथ में बगल में चलते थे। ठीक, तो ये भी समझा दूंगा। स्पेयरमैन का भी द्विकारक सिद्धांत है, इसको भी आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मैं समझा दूंगा ऐसा कि आपको कभी भूलेंगे नहीं। देखते हैं, स्पेयरमैन के अनुसार बौद्धिक योग्यताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सामान्य तत्व और दूसरा विशेष तत्व। जनरल एबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी को बोलते हैं जी फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी को एस फैक्टर। यहां से प्रश्न पूछेगा उठा के कि 2 प्रकार के वर्ग में किसने बांटा? स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत बांटा। सामान्य योग्यता सभी बौद्धिक कार्यों में पाई जाती है, किंतु विशिष्ट योग्यता की किसी विशेष कार्य के लिए विशेष रूप से आवश्यक होती है। अभी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समझा दूंगा। अतः योग्यता एक होती है, किंतु विशिष्ट योग्यता में अनेक हो सकती हैं। द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार समस्त प्रकार की मानसिक क्रियाओं में सामान्य कारक की आवश्यक होती है और विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं में विशिष्ट कारकों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। हमें एक ही क्रिया में या एक ही विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं, अब मैं स्पेयरमैन का आपको समझा देता हूं 2 प्रकार के सिद्धांत को, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, स्पेयरमैन ने कहा 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। पहला तो होता है सामान्य वर्ग, सामान्य तत्व, और दूसरा होता है स्पेशल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी क्या कहते हैं? जनरल एबिलिटी का मतलब यह है कि उसकी जनरल समझ। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिसको कि लंबाई की, चौड़ाई की, ये सब की बड़ी अच्छी समझ है। दूसरा एक आदमी है जिसको भी लंबाई और चौड़ाई की बड़ी अच्छी समझ है। हो सकता है कि मेरे को जो प्रश्न पूछा जाए, जैसे मैं पूछूं, मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि ये 2 मीटर लंबा है और ये 3 मीटर लंबा है। चलिए गलत हो गया, दूसरा बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये 3 मीटर लंबा है और ये 2 मीटर लंबा है। अब मेरे से कोई पूछे कि इसका क्षेत्रफल बताओ कितना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये तो बात ठीक है। अब दूसरी बात, इसी प्रश्न को मेरे से पूछा गया, मेरा नाम क्या है? रमेश है, मानते हैं, नाम भी मानना पड़ रहा है, मेरा नाम क्या है? रमेश है। एक सुरेश से भी यही प्रश्न पूछा गया कि सुरेश बेटा तुम बताओ कि, क्या बताओगे? क्या बताना है तुमको यही बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। रमेश ने भी बता दिया कि इसका क्षेत्रफल इतना है, सुरेश ने भी बता दिया इसका क्षेत्रफल इतना है। इसी तरीके से सीता, गीता, मोहन, सोहन, किसी से पूछा गया, उसने 12वीं तक 10वीं तक पढ़ाई की है, उनको सबको पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका मतलब क्या है? सभी के अंदर जनरल एबिलिटी तो है, यानी जी फैक्टर तो है। यानी रमेश के अंदर भी जी फैक्टर है, सुरेश के अंदर भी जी फैक्टर है। लेकिन इस क्षेत्रफल का प्रयोग करके, इसी क्षेत्रफल का प्रयोग करके जो सुरेश है, वो सुरेश क्या हो गया? एक राजमिस्त्री हो गया। और राजमिस्त्री का कितना महत्व है आप लोग जानते हैं। मिस्त्री लोग पैसा लेते हैं फिर आते नहीं। क्या हो गया? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री मतलब राजमिस्त्री किसको बोलते हैं? राजमिस्त्री जो घर वर बनाते हैं, तो ये राजमिस्त्री हो गया, इसी लंबाई चौड़ाई का प्रयोग करके। अब देखिए रमेश, यानी मेरे पास ये सामान्य योग्यता तो है, लेकिन मेरे पास ये विशेष योग्यता, स्पेशल एबिलिटी नहीं है जो इसके पास है। राजमिस्त्री हो गया। सामान्य योग्यता का प्रयोग करके विशेष योग्यता तक पहुंचा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं इसी बात को। अब ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं।
देखिए सामान्य योग्यता सभी बौद्धिक कार्यों में पाई जाती है, यानी कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसमें सामान्य योग्यता तो होगी ही, क्योंकि सामान्य योग्यता से शुरू करके आप विशेष योग्यता तक जाते हैं। किंतु विशिष्ट योग्यता की किसी कार्य के लिए विशेष रूप से आवश्यक होती है, जैसे राजमिस्त्री में जोड़ाई वगैरह का काम। अतः सामान्य योग्यता एक होती है किंतु विशिष्ट योग्यता अनेक हो सकती है। द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार समस्त प्रकार की मानसिक क्रियाओं में सामान्य कारक की आवश्यकता होती है और विभिन्न मानसिक क्रियाओं में किसी विशिष्ट कारकों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। हमें एक ही क्रिया में, जैसे राजमिस्त्री वाले क्रिया में ही विशिष्ट कारक और सामान्य कारक दोनों ही दिख सकते हैं, यानी विशिष्ट जनरल एबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी, जी फैक्टर या एस फैक्टर दोनों दिख सकता है। बस यही बात कहना चाहता है, समझ गए। प्रत्येक मानसिक क्रिया में संबंधित विशिष्ट कारक के साथ सामान्य कारक पाया जाता है, जैसे कि राजमिस्त्री वाले में क्षेत्रफल वाला, याद रखिएगा क्षेत्रफल उसको आएगा तो राजमिस्त्री वाले में भी यूज कर रहा है। इतना अवश्य है कि कुछ क्रियाओं में सामान्य कारक महत्वपूर्ण होता है और कुछ में विशिष्ट कारक। स्पेयरमैन के अनुसार विषयों में स्थानांतरण सामान्य कारक द्वारा असंभव होता है। कुछ सामान्य तत्व देखते हैं, सामान्य तत्व के गुण क्या है, जी फैक्टर के गुण। पहला, सामान्य कारक जन्मजात होता है एवं स्थिर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता में भिन्नता पाई जाती है, यानी मेरे पास हो सकता है सामान्य योग्यता अलग हो, आपके पास अलग। सामान्य कारक की अधिकता जिस व्यक्ति में होती है वह दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल हुआ करता है। यह तत्व जीवन के सभी कार्यों में सहायक होता है। विशिष्ट कारक के जो विशिष्ट तत्व हैं, विशिष्ट फैक्टर के क्या गुण हो सकते हैं वो बताते हैं। यह विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न मात्रा में पाया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विशेष तत्व पाए जाते हैं। जैसे हो सकता है वो राजमिस्त्री है सुरेश और मेरा नाम रमेश है, तो मैं यहाँ टीचिंग का काम करता हूँ, तो मेरा ये क्या है, यही स्पेशल फैक्टर विशेष तत्व मेरे पास क्या है, टीचिंग का एबिलिटी होना। प्रत्येक मानसिक क्रिया के लिए अलग प्रकार के विशेष तत्व होता है। विशेष तत्व व्यक्ति को क्रिया विशेष में सफलता प्राप्त कराता है। यानी मेरे टीचिंग को मैं विशेष तत्व क्या है, टीचिंग है, तो मैं टीचिंग वाले क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता हूं और सुरेश राजमिस्त्री वाले क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। विशेष तत्व अर्जित किया जा सकता है, यानी सीखा जा सकता है। हो सकता है कि मैं भी जाऊं और मैं भी राजमिस्त्री का काम सीखूं, तो मैं सीख सकता हूं धीरे से। स्पेयरमैन ने दो कारक सिद्धांत में 1911 तक एक और कारक सिद्धांत जोड़ा जिसे समूह कारक कहते हैं। यानी पहला तो उसने जनरल एबिलिटी, उसके बाद स्पेशल एबिलिटी और उसके बाद एक और सिद्धांत जोड़ दिया 1911 में आके, और उन्होंने कहा कि समूह कारक भी एक सिद्धांत है जिससे बुद्धि का निर्धारण होता है या बुद्धि प्रभावित होता है या फिर बुद्धि को जांचा जा सकता है 1911 में। और उनके अनुसार सामान्य और विशिष्ट कारकों के अतिरिक्त समूह कारक सभी मानसिक क्रियाओं में सन्निहित रहता है, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इसको मतभेद प्रकट किया है और सर्वमान्य नहीं। अर्थात हमको स्पेयरमैन में दो ही कारक पढ़ने हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। हमको एक तीसरा समूह कारक ग्रुप फैक्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया, यानी मतभेद है। तो इस तरीके से दो प्रकार के कारक हमने पढ़े। आइए देखते हैं एक प्रश्न बुद्धि के संदर्भ में सीजीटेट 2012 पूछा गया है। बुद्धि के संदर्भ में द्वितत्व सिद्धांत, ये द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? स्पेयरमैन ने। अब स्पेयरमैन ने प्रतिपादन किया, स्पेयरमैन से आपसे पूछेगा कौन कौन से दो प्रकार के कारक हैं, तो एक बताया उसने जनरल एबिलिटी और एक बताया स्पेशल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी मतलब सभी के पास ऐसा गुण होगा, जिसके पास ये ज्यादा होगा वो जीवन में ज्यादा सफल हो जाएगा। ये एबिलिटी, जनरल एबिलिटी जो है वो एक तरीके से जन्मजात होता है, आसपास जैसा दिखता है वैसा इसके अंदर एबिलिटी उत्पन्न हो जाता है। स्पेशल एबिलिटी की बात करें तो स्पेशल एबिलिटी क्या है, सीखा जा सकता है और सीख के इसको विकसित किया जा सकता है। जैसे रमेश और सुरेश वाले केस में क्या हुआ था, रमेश जो है वो टीचिंग वाले क्षेत्र में चला गया और इसको सीखा, जबकि सुरेश क्या हुआ, सुरेश ने राजमिस्त्री का काम किया और राजमिस्त्री का काम सीखा। अब हो सकता है सुरेश राजमिस्त्री का काम छोड़ करके बढ़ई का भी काम सीखे। यानी स्पेशल जो कारक है, यानी स्पेशल जो तत्व है, स्पेशल जो फैक्टर है, उनको सीखा जा सकता है, लेकिन जो जनरल है, जनरल फैक्टर जो है या फिर जनरल सामान्य जो तत्व है उनको सीखा नहीं जा सकता। वो एक बार आ गया जन्मजात तो फिर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बस यही दो प्रकार कारक पढ़ेंगे, यानी स्पेयरमैन और उसका बीने का, फिर वाक्य आगे वाले वीडियो में देखेंगे।
देखते हैं, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये जो स्पेशल फैक्टर है या फिर स्पेशल एबिलिटी है वो अर्जित किया जा सकता है। जन्मजात मतलब जनरल एबिलिटी जो होगा वो जन्मजात होगा, स्पेशल एबिलिटी जो होगा वो अर्जित किया जाने वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक संभावित प्रश्न देख लेते हैं। दो प्रश्न तो हमने स्पेयरमैन से संबंधित जो देखा वो पूछा जा सकता है, मतलब पूछा गया है। अब देखते हैं जो पूछा जा सकता है। स्पेयरमैन निर्द्वंद्वी कारक सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन नहीं है। पहला बताना कौन सा कथन सही नहीं। बुद्धि का समूह तत्व सभी मानसिक क्रियाओं में सन्निहित रहता है। बुद्धि का विशिष्ट तत्व विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न मात्रा में पाया जाता है। बुद्धि का सामान्य तत्व स्थिर नहीं रहता। बुद्धि का विशिष्ट तत्व अर्जित किया जा सकता है। अब इसमें से पूछना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही कथन कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन सी, यानी बुद्धि का सामान्य तत्व स्थिर नहीं रहता। यह गलत कथन हो जाएगा क्योंकि बुद्धि का सामान्य तत्व स्थिर होता है, हमने अभी ही पढ़ा है। अब देखते हैं स्पेयरमैन के लिए एक और प्रश्न। स्पेयरमैन ने अपने द्वितत्व सिद्धांत में समूह कारक कब जोड़ा या जोड़ने का प्रयास किया। आपको मालूम होगा कि अभी बताया था कि एक जनरल एबिलिटी और एक स्पेशल एबिलिटी स्पेयरमैन का ये दो सिद्धांत चल रहा था, लेकिन समय बीतता गया। समय बीतते बीतते स्पेयरमैन ने बोला कि इसमें और भी कुछ चीजें जोड़ी जाए और 1911 आया और 1911 में इसने कहा कि मैं एक और सिद्धांत जोड़ूंगा जिसका नाम दिया उसने समूह कारक, और समूह कारक 1911 में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन 1911 में क्या हुए, मनोवैज्ञानिक जो थे, मनोवैज्ञानिक मतलब उस समय जो मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे या अभी भी जो है, वो मनोवैज्ञानिक इसके सामने आ गए और खड़े हो गए और बोलते हैं कि तुम्हारे समूह कारक वाले सिद्धांत को हम मान्यता नहीं देंगे, या फिर हमारे बीच मतभेद है, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। तो फिर आपको मैंने ये भी बताया कि समूह कारक को आप भी मत मानिएगा, बस दो ही फैक्टर मानिएगा, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। तो कब आकर के इन्होंने कहा, कब जोड़ने का प्रयास किया, 1911 में, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिला है। तो 1911 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरीके से आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा और पढ़ते जाइएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, प्रश्न यहीं से आएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा तो क्वेश्चन बनेगा। नमस्कार, जय हिंद।